हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड वेलकम बैक टू अनयूजुअल वे। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, सो इफ़ यू हैवंट चेक इट सो प्लीज़ चेक इट, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओके, सो हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग कमीशन के ऊपर बात करी थी, तो थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्लानिंग कमीशन की बात करी थी कि ये सोशलिस्ट मॉडल था। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन का आइडिया था वो यूएसएसआर से लिया गया था। जो जब यूएसएसआर से लिया गया था तो यूएसएसआर की तो आइडियोलॉजी ही सोशलिस्ट थी, तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट है प्लानिंग कमीशन, इसका भी जो आइडिया था वो सोशलिस्ट मॉडल पर ही बेस्ड था। ओके, तो लेकिन हुआ क्या, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का एरा बढ़ा वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आने लग गया, तो प्लानिंग कमीशन की जो पावर थी वो क्या हो गई, वो इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट होने लग गई। मतलब जैसे जैसे समय बीता सबके हालात बदले, सिचुएशंस बदली और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बदल गए। इवन हमारे डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी चेंज हो गए, जिसकी वजह से ये जो प्लानिंग कमीशन था ये इनइफेक्टिव और इररेलेवेंट हो गया। मतलब इसका कोई अब महत्व नहीं रह गया, ये सभी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। सो इस तरीके से जब ये इररेलेवेंट हो गया और इनइफेक्टिव हो गया, तो इसी की वजह से नीति आयोग को इंट्रोड्यूस करा गया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट, बिकॉज ये बार बार पूछा जाता है। सो नीति आयोग को इंट्रोड्यूस करा गया, उसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जब हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग को पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 में जब इंडिपेंडेंस डे को वो स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच देने के दौरान ही उन्होंने नीति आयोग के बारे में बोला था। बट ये ऑफिशियल नहीं था, ये नीति आयोग को उस समय पे इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था। इसको ऑफिशियली 1 जून 2015 को स्टैब्लिश करा गया। ओके, सो नीति आयोग को कब स्टैब्लिश करा गया? नीति आयोग को स्टैब्लिश करा गया 1 जून 2015। 2015 में नीति आयोग को फाइनली इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो अब हम पढ़ते हैं नीति आयोग से जुड़े कुछ फैक्ट्स। जैसे नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? सो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही एक्स ऑफिशियो माने जाते हैं, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ओके, तो अब बात करते हैं फर्स्ट चेयरपर्सन की। नीति आयोग जब बनाया गया तो उसके फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन बने? तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन बने थे अरविंद पनागरिया। और अभी कौन है करंट में वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? मतलब नीति आयोग के अभी के करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है? श्री सुमन बेरी। प्लीज रिमेंबर इट। ओके, तो अब बात करते हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम। सो BVR सुब्रमण्यम जो अभी हैं वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि नीति आयोग को बनाया गया तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे, तभी तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि नीति आयोग की रेलेवेंसी क्या है, कि नीति आयोग क्यों इम्पोर्टेंट है। सो इसको इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। सो देखिए, नीति आयोग क्या करता है? यूनियन गवर्नमेंट को नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसको नेसेसरी और टेक्निकल एडवाइस जो होता है वो नीति आयोग प्रोवाइड करती है। अब नीति आयोग जब इनको ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती है तो वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पॉलिसीज को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज में हार्मनी बना के रखती है। मतलब ये नए नए आइडियाज देती है जिसकी वजह से ये इंश्योर कराती है कि इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के दौरान जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कहीं खतरा ना हो। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बीच समझौता या फिर तालमेल बना के रखने का काम करती है। सो नेक्स्ट फीचर इज इट इज लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। मतलब नीति आयोग का जो फ्रेमवर्क है वो लॉन्ग टर्म है। देखिए, प्लानिंग कमीशन को तो बनाया गया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन का जो
फ्रेमवर्क था वो लॉन्ग टर्म नहीं था, मतलब उसका जो विजन था वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाया था। अब ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन बदल गए, जैसे जैसे सिचुएशन बदली, उस तरीके से जो प्लानिंग कमीशन था वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो एक नए बदलाव की जरूरत थी। तो नीति आयोग को ये ध्यान में रख के बनाया गया कि ये लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क को तैयार कर सके। नेक्स्ट, नीति आयोग को ही थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नाउ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है नीति आयोग को? इसका रीज़न ये है कि ये हमेशा इनोवेशंस पे ध्यान दे रही है, इनोवेटिव आइडियाज़ को निकालती है, रिसर्च करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहती है। तो ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद किसी भी पॉलिसीज़ को करते हैं, तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट का ये थिंक टैंक कहलाता है। थिंक टैंक वो होते हैं बेसिकली जो रिसर्च करे, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को ढूंढे ताकि और अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इट बॉटम अप अप्रोच। देखिए, जो नीति आयोग का काम है वो बॉटम से आप नीचे से ऊपर तक का काम करती है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो होता है टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप में पहले काम करते हैं, पहले ऊपरी लेवल के सारे काम, बड़े काम करेंगे, उसके बाद छोटे 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 और सबसे छोटे लेवल पे आएंगे। दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। इसका मतलब क्या है कि पहले ये बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे, उसके बाद ये ऊपर जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन सारे पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पे करता था, नेशनल लेवल पे कर देता था, फिर आता था स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे तो शायद ही आए। बट अब नीति आयोग क्या पॉलिसी क्या है? नीति आयोग फोकस कर रही है लोकल लेवल पे कि लोकल लेवल को मजबूत बनाया जाए। जब लोकल लेवल को मजबूत बना दिया जाएगा तो ऑब्वियसली स्टेट तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, फिर स्टेट के ऊपर काम करेंगे, और जब स्टेट लेवल भी मजबूत हो जाएगा फिर हम नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है पंचायती राज। लोकल लेवल की बात करें तो पंचायती राज, नीति आयोग क्या कर रही है? लोकल लेवल पे जो रूरल एरिया में पंचायती राज और जो अर्बन एरिया है जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको अथॉरिटी दे रही है डिसीजन लेने का और खर्च करने का, सभी तरीके की। फिर ये स्टेट लेवल पे काम कर रही है कि स्टेट में जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट लेवल को स्ट्रेंथन कर रही है, उसके बाद ये नेशनल लेवल को स्ट्रेंथन कर रही है। ओके, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो नेशनल लेवल पे पहले काम करता था, फिर वो स्टेट के मुद्दों पे काम करेगा और फिर कहीं बचा तो फिर वो लोकल लेवल पे काम करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। तो इसीलिए बोल रहे हैं बॉटम टू अप, बॉटम से अप तक जाती है। नेक्स्ट है इट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, जो नीति आयोग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, इसी का एग्जाम्पल है, जिससे ये एंश्योर कराता है कि ऑल स्टेट का इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंट्री डेवलप तो करती है लेकिन उस डेवलपमेंट के आड़ में सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट डेवलप कर जाते हैं जो गिने चुने होते हैं। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो गरीब हैं, पास रिसोर्सेज ना हो, उन स्टेट्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए, नीति आयोग ये इंश्योर करता है कि भैया डेवलपमेंट में सभी स्टेट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, मतलब स्टेट 1, स्टेट 2, जितने 28 स्टेट हैं तो उन सभी स्टेट का इक्वल डेवलपमेंट हो, ताकि रेट ना कम हो कि इंडिया के कुछ भी पार्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और कुछ पार्ट तो अंडर डेवलप्ड ही रह गया। सो ये प्रॉब्लम ना आए। सो अब हमने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में पूरी बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आइडियोलॉजीज पे, जिसमें हम पढ़ेंगे लेफ्ट विंग और राइट विंग। देखिए, इंडिया में ये है क्या? देखिए, आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को मानने का तरीका है। इंडिया में कुछ पार्टीज ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो राइट विंग को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या डिफरेंस है। सो देखिए, अगर हम लेफ्ट विंग की बात करें तो लेफ्ट विंग हमेशा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे फोकस करता है, मतलब ये ऐसा मानता है कि जो सोसाइटी है उनका बस वेलफेयर होना चाहिए और स्टेट का यही काम है, स्टेट को वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये हमेशा गरीबों के साथ होती है, मतलब गरीबों के फेवर में होगी। कुछ भी काम होगा पहले गरीबों की मदद करी जाए, जो पुअर है उनकी मदद करी जाए। तो इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो पुअर फैमिली जो होती है उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। और ग्रास रूट पीपल, मतलब जो लोग बिल्कुल ग्रास रूट से, ऑब्वियसली फार्मर्स, जो पीजेंट्स हैं हमारे, फार्मर्स ग्रास रूट पीपल हैं, कई सारे लेबर्स ग्रास रूट पीपल हैं, तो इनके ऊपर ये ज़्यादा वर्क करने के लिए कहती है। और डाउन ट्रोडन पीपल, उन लोगों को जिनको सालों सालों से दबाया जा चुका है, जिनको सप्रेस किया जा चुका है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जैसे दलित, जिसमें आ जाएंगी विमेन, तो इन सबको बहुत सालों तक सप्रेस कर दिया गया था। लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो लोग मानते हैं कि डाउन ट्रोडन पीपल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
तो ओके, आपको लेफ्ट विंग का समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं राइट विंग। जो राइट विंग की पॉलिसीज है उसमें क्या आइडियोलॉजी। तो देखिए, राइट विंग की जो पॉलिसीज है, जो लोग इस आइडियोलॉजी को मानते हैं वो कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। ये कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं मालूम, स्टेट में फ्री कंपटीशन करवाया जाए ताकि सबको बराबर मौका मिले और सब अपनी प्रतिभा को दिखा सके, और जो उसके एलिजिबल हो, जो उसके लायक हो, उसी को वो चीज दे दी जाए। दूसरा है फ्री इकोनॉमी। ये कहती है कि जो स्टेट है, स्टेट का काम ये नहीं है कि वो इकोनॉमी में जाके इंटरफेयर करे। स्टेट को इकोनॉमी से बिल्कुल अलग होना चाहिए, इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। जैसे लोग अपने आइडियोलॉजी इनोवेशन से उसको बढ़ाना चाहते हैं, वैसे वो बढ़ा सके ताकि सबको मौका मिले। और ये ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ये इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से तो डेवलपमेंट ज़्यादा रेट से नहीं हो सकता, कंपटीशन से ही हो सकता है। तो अगर हम इन सबकी इंडिया में बात करें कि इंडिया में ये कौन कौन सी पार्टीज है जो इन आइडियोलॉजीज को मानती है, तो हम लेफ्ट विंग के लिए कांग्रेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं और राइट विंग के लिए हम बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेफ्ट विंग हमेशा कांग्रेस लेफ्ट विंग में रहती है, आइडियोलॉजी में फोकस करती है, और जो बीजेपी है वो एक राइट विंग आइडियोलॉजी में फोकस करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्टीज। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है? देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों को। और जब भी हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करते हैं तो केरला मॉडल ही हमारे सामने आता है। तो आइए बात करते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और केरला मॉडल आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इंडिया में कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, तो उस समय पे सारी जो पावर्स थी वो सेंट्रलाइज्ड थी। मतलब जो नेशनल लेवल पे सरकार थी वही सारी पॉलिसीज बनाती थी और वहीं से सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाता था। लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट था जिसने डेवलपमेंट के लिए अपनी प्लानिंग का जो पाथ था उसको चेंज कर दिया। मतलब जहां लोग इस पे बिलीव कर रहे थे कि नेशनल लेवल पे जो पार्टीज हैं वही पॉलिसीज बनाएंगी तो ही इफेक्टिव होगा, वहीं केरला ने कहा कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन प्लानिंग हमारी अलग होगी, हमारा जो पाथ है प्लानिंग का वो अलग होगा। अब किस तरीके से अलग होगा आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया कि उस समय पे सारी जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। मतलब नेशनल लेवल पे जो पार्टीज थी, जो लीडर्स थे, वही पॉलिसीज लेते थे और स्टेट के लिए भी वही लेंगे और लोकेलिटी के लिए, लोकल लेवल पे भी जो पॉलिसीज लेनी थी वही लेते थे। बट केरला ने क्या करा, पावर्स का डिसेंट्रलाइज कर दिया। पावर को डिसेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है? पावर को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि पावर्स अब लोकल अथॉरिटीज को दे दी गई, स्टेट लेवल को दे दी गई, ताकि वो स्टेट लेवल पे खुद डिसीजन ले सके और लोकल लेवल पे लोकल अथॉरिटी डिसीजन ले सके। देखिए, ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो यूनियन लेवल पे लीडर बैठा है उसको ये नहीं पता चल सकता कि यूपी के स्टेट में इस डिस्ट्रिक्ट में क्या माहौल है, किस चीज की जरूरत है, या दिल्ली के स्टेट में इस लोकल लेवल पे क्या जरूरत है। नहीं, ये तो उसकी लोकेलिटी के जो लोग होंगे, जो उस लोकेलिटी से जुड़े होंगे वही बता सकते हैं। सो इस बात को केरला ने उस समय पे समझा और सेंट्रलाइज्ड ऑफ प्लानिंग को हटाया और पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे पावर लोकल और स्टेट लेवल, अभी जैसे कि हमने बताया कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इसके साथ साथ केरला ने एजुकेशन पे वर्क करा, मतलब एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्टमेंट के दौरान उसको बहुत सारे फायदे होने लग गए। के अलावा उसने हेल्थ पे इन्वेस्ट करा था, हेल्थ सबकी अच्छी हो गई। लैंड रिफॉर्म करा, जो लैंड थी उसको रिफॉर्म करा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया लोगों के लिए। इसी के साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करा। जो लोग गरीब थे, जो दबे कुचले लोग थे या फिर जो पिछड़े लोग थे, वो फूड नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज अपनाई गई। और इन्हीं के साथ साथ जब ये सारा काम करा गया तो इसके साथ साथ पॉवर्टी जो थी केरला की वो एलिविएट हो गई। मतलब जो पॉवर्टी रेट था वो केरला का गिरने लग गया, और इसी से जो केरला स्टेट है वो हाईलाइट होने लग गया पूरे इंडिया में। उसके बाद सभी ने इस मॉडल को सराहा और इसी मॉडल को फिर अपनाना शुरू कर दिया। So that's all for today. Further topics we would carry on in upcoming videos. I hope that video was helpful to you all. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.